जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक दर्शक ने मुझे कमेंट किया था, कमेंट बॉक्स में वो कमेंट मौजूद भी है। आप कर्मों की बात कर रहे हैं, युग परिवर्तन के वो 40 दिन, 2024 का साल हमें खून के आंसू रुलाएगा, जरा उस पर भी तो कुछ कहिए। क्या सांप सूंघ गया है? मैं कमेंट आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर। उन्होंने जो कहा, मुझे लगा कि अब जब किसी को कड़वा सच सुनना ही है तो फिर सुना ही देते हैं, वरना लगेगा कि शायद हम अपनी बात से पलट रहे हैं या हम अपनी बात पर कायम नहीं हैं। सनातनियों, युग परिवर्तन के वो 40 दिन, ये वीडियो जब मैंने बनाया था तब मैंने, लगभग 1 साल पहले का ये वीडियो है, तब मैंने मार्च 2025 से, यानी कि लगभग 27-28 मार्च 2025 से 40 दिन के एक समय की बात मैंने वहां कही थी कि युग परिवर्तन के वो 40 दिन हम सबको बहुत बड़े परिणाम जरूर देंगे। ये बात जब मैंने कही है तो कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं कही है, या अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए नहीं कही है, या किसी को डराने के लिए नहीं कही है, बल्कि ज्योतिषीय गणना के अंदर जो चीज हमारे सामने आती है हम उस पर बात करते हैं। अगर इस ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जो पहले कभी बनी ही नहीं, यूं तो हर ग्रह की परिस्थिति रोज जो बनती है वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होती है, युगों युगों तक रिपीट नहीं होगी, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अंदर भी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, 1 से लेकर 100 तक के अंक हैं, या 100 से लेकर 200 तक के अंक हैं, इनमें कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन तो होंगे, जैसे 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999। क्या ये कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं है? या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ फिगर 100 से 200 के बीच में भी ऐसे जरूर आएंगे जो कुछ यूनिक होंगे। अब मान लीजिए इसकी जगह कोई फिगर है 174, ये कोई यूनिक फिगर नहीं है, ये नॉर्मल फिगर है, लेकिन 555 या 666 या 777 है, ये कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये मैंने आपको बात बताई गणित के आधार पर। इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर भी 9 के 9 ग्रह कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो बनाते हैं, रोज बनाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब उस कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे मंगल राहु का अंगारक योग, बृहस्पति का और चंद्रमा का गजकेसरी योग, काल सर्प योग, विष योग, महालक्ष्मी योग, तो ये योग कुछ स्पेशल चीज को दर्शाते हैं कि इस समय पर इस धरती के लिए क्या विशेष कार्य होने वाला है, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन इनमें भी कुछ योग ऐसे होते हैं जो बहुत विशेष होते हैं, और वही विशेष योग 30 मार्च 2025 को बन रहा है, जब 9 के 9 ग्रहों की दृष्टि एक घर पर होगी, वो कन्या राशि अर्थात बुध की राशि, जिसमें केतु बैठा है और बाकी के 6 ग्रह बृहस्पति के घर में बैठे हैं। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ज्ञान के घर में बैठ करके 6 ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं केतु पर, जो बुध का घर है। आने वाला समय युग परिवर्तन का जो है वो धर्म युग का है, जिसका परिचायक बृहस्पति है, धर्म है। वर्तमान के अंदर जो युग चल रहा है उसमें जो तत्व काम कर रहा है वो बुध का तत्व है। अगर सारे के सारे ग्रह उस बुध तत्व के घर पर, जिस घर के अंदर अगर बुध हो तो अपनी उच्च अवस्था में कहलाता है, वहां केतु विद्यमान है जो मोक्ष का दाता है। इस 9 आयामों के अंदर आखिरी पायदान पर वो केतु होता है जो सारे कर्मों का हिसाब किताब बराबर कर देता है। अगर ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो क्या ये युग परिवर्तन के 40 दिन महत्वपूर्ण नहीं होंगे?
ये बात उनको समझ में आएगी जो सनातन को जानते हैं, सनातन को समझते हैं। एक छोटी सी बात आप लोग के सामने रखता हूं। अगर हम चंद्रमा पर जाएं, मंगल पर जाएं और पानी की खोज करें तो आप क्या लेकर के जाएंगे? फावड़ा लेके जाएंगे, जेसीबी लेके जाएंगे, ड्रिल मशीन लेके जाएंगे, गेती लेकर जाएंगे? क्या करेंगे आप? वहां जाकर पानी कैसे ढूंढेंगे आप? कोई नदी ढूंढेंगे, नाला ढूंढेंगे, जमीन के अंदर खोद के देखेंगे कि वाटर रिसोर्सेस कोई है क्या, कहीं बर्फ जमी हुई देखेंगे, हिमालय जैसा कोई पर्वत देखेंगे? आखिर आप करेंगे क्या इतने बड़े चंद्रमा पर, इतने बड़े मंगल पर? जबकि हम इस धरती के अंदर यानी इस पृथ्वी की बात करूं तो यहां भी ऐसे कई हिस्से हैं जहां हम आज तक पहुंचे ही नहीं हैं, इंसान के कदम ही नहीं पड़े इतने सालों की दुनिया के बाद भी। तो आप मंगल का हर कोना कैसे देख लेंगे, चंद्रमा का हर कोना कैसे देख लेंगे? तो आपके मन में दुविधा तो रहेगी ना, पता नहीं, हम तो यहां गए थे, हो सकता है पानी वहां हो सकता है पानी वहां हो। आप जिंदगी भर उस उधेड़बुन में रहेंगे कि शायद हम वहां नहीं गए, हो सकता है वहां पानी होता। लेकिन अगर वैज्ञानिक आधार पर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि पानी का मूल तत्व क्या है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि कहीं विद्यमान है तो वहां पानी होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हम वहां पर प्रयास करें कि हां पानी कहां हो सकता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है तो वहां पानी होने की संभावना खत्म हो जाती है। यह बात आप किस आधार पर कह रहे हैं? जब आप पानी के मूल तत्व को जानते हैं, समझते हैं। अब वहीं अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं चंद्रमा पर गया, वहां जाकर मैंने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही नहीं, अर्थात वहां पानी नहीं है, तो जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है, विज्ञान के बारे में नहीं जानते, वो क्या कहेंगे? कैसा बेवकूफ आदमी है, पानी ढूंढने के लिए गैस में ढूंढ रहा था, एनवायरमेंट में ढूंढ रहा था, गैस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है या नहीं है। अरे बेवकूफ, पानी कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में देखा जाएगा क्या? हवा के रूप में? अगर तुम्हें पानी ढूंढना था तो कोई नारियल लेके जाते, ऐसे हाथ पे रख के देखते, जहां वो हिलता समझ जाते पानी उसके नीचे है। और नहीं तो कोई नदी नाला देखते, कोई तालाब देखते, कोई कुआं देखते, वहां मिलता पानी। क्या तुम गैस को लेकर के देख रहे थे कि हां वहां गैस में यह अवस्था है कि नहीं है? अब उन आदमियों को आप क्या जवाब देंगे? उनकी मूर्खता का आपके पास एक ही उत्तर है कि आप चुप रहें, क्योंकि जो आप कहेंगे वो उनके समझ में आएगा नहीं, और जो उनके समझ में नहीं आएगा उस बात को समझेंगे कैसे? इसी तरीके से इस धरती के भी कुछ नियम हैं। उन नियमों को कहा जाता है सनातन नियम। उन सनातन नियमों के अंदर भी एक नियम है जो है इन ग्रहों की गति। इस ग्रहों की गति और इस ग्रहों के कॉम्बिनेशन का भी एक नियम है कि जब ये बनते हैं तो एक विशेष तरह की ऊर्जा का संचालन इस धरती पर होता है। वो वहां भी एक नियम लागू होता है कि जो संचालन इस धरती पर होगा, जिन ऊर्जाओं का होगा, हम मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। जिस तरह का व्यवहार हम करते हैं उसी तरह से हमारे कर्म बनते हैं, और जिस तरह के हमारे कर्म बनते हैं उसी तरह के हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। ये एक सीक्वेंस है जिसे आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले अगर कोई परिवर्तन देखना है तो आपको खगोलीय घटना को देखना पड़ेगा, आकाशीय ग्रहों को देखना पड़ेगा कि इनका कॉम्बिनेशन अब किस तरह की ऊर्जा का निर्माण करने वाला है। अगर वो बात आपके समझ में आ गई कि हां ये युति बन रही है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पानी जरूर होगा, नहीं है तो पानी नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अगर ब्रह्मांड में ग्रहों की कोई युति बनेगी तो इस धरती पर परिवर्तन लागू होगा, वरना नहीं होगा। तो ऐसे में अगर युग परिवर्तन के उस अंतिम बेला में 9 के 9 ग्रह एक ऐसे कॉम्बिनेशन को बना रहे हैं जहां सबकी दृष्टि 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है, केतु कन्या राशि में स्थित है, और मीन लगन की जब आप कुंडली बनाएंगे तो बिल्कुल समय का परिचायक है। जैसे घड़ी में 12 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं, ठीक उसी तरह से वो कॉम्बिनेशन है। यानी युग परिवर्तन के एक बहुत बड़े समय की बेला जो 30 मार्च 2025 से आरंभ हो रही है, ये पहला प्रमाण हमें ग्रहों के आधार पर मिल रहा है। अब ये ग्रहों की ऊर्जा इस संसार के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करेगी। वो ऊर्जा का निर्माण जो इस संसार के लिए होगा
वो हम पर एप्लीकेबल होगा, हमारा व्यवहार उसके अनुरूप होगा, हमारे व्यवहार से यहां ऐसी परिस्थितियों का जन्म होगा जो उन घटनाओं को जन्म देगी, और जो घटनाएं हमारे द्वारा जन्म लेगी उसका परिणाम हमें भुगतना होगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन इस तरह से काम करेगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि 2024 से पहले जो मैंने बात कही थी कि युग परिवर्तन के वो 40 दिन, उसका मेजरमेंट क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे कैलकुलेशन क्या है। अब बात करते हैं दूसरी कि 2024 का साल हमें खून के आंसू रुलाएगा। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, कमेंट कीजिए, कितने लोग हैं जो 2024 तो निकल गया लेकिन खून के आंसू रोना चाहते थे कि ऐसा हो, हम खून के आंसू रोए। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं उस ईश्वर की शरणागति हैं, वो आपकी रक्षा कर रहा है। अब इस 2024 का आकलन भी ले लेते हैं कि वो शब्द क्या सही है या गलत है। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, क्या वैसा भारत के आसपास के क्षेत्रों में, एशिया में पहले कभी हुआ? जहां किसी देश की प्रधानमंत्री को भाग करके शरण लेनी पड़ी, वो भी भारत के अंदर, क्या ये भारत के लिए पहली बार घटने वाली घटना नहीं है? भारत के कितने लोग बांग्लादेश में व्यापार करते हैं, रातों रात उनको अपनी फैक्ट्री छोड़ करके, सब कुछ छोड़कर, अपनी जान बचा करके भारत आना पड़ा। क्या ये घटना छोटी है? क्या आप उसमें शामिल होते तो आपको यकीन होता कि आप खून के आंसू रो रहे हैं? या आप अगर नहीं रोए तो क्या इसका मतलब खून के आंसू कोई नहीं रोया? पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, क्या वो कम था? ईरान इराक के बीच में जो हुआ, क्या वो कम था? इजराइल हमास, क्या ये कम था? भारत के अंदर 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए, अब की बार 400 पार छोड़िए, बहुमत भी नहीं आया। ये क्या छोटी बात थी? और उसकी वजह से अगले 5 साल के लिए कमजोर सरकार केंद्र में है, जो निस्संदेह सख्त निर्णय नहीं ले सकती। अगले 5 साल के लिए हम उस चीजों को भोगने के लिए विवश हैं, बाध्य हैं उन चीजों को समझने के लिए। क्या यह छोटी बात है? 10 साल की जो आपकी गति थी भारत के लिए, अब उस पर ब्रेक लग गया। क्या यह छोटी बात नजर आ रही है? जंगलों की आग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर को जलाकर राख कर चुके हैं, आपको ये छोटी बात लग रही है? आपको क्या लगता है कि ज्योतिष विद्या भारत के लिए बनी है? ज्योतिष विद्या राजस्थान के लिए बनी है? ज्योतिष विद्या जयपुर के लिए बनी है? ज्योतिष विद्या मेरे लिए बनी है? ब्राह्मण के लिए बनी है? क्षत्रिय के लिए बनी है? शूद्र के लिए बनी है? वैश्य के लिए बनी है? ज्योतिष विद्या इस संसार के लिए बनी है, इस संसार में होने वाले परिवर्तन के लिए बनी है। अगर आपके सर में दर्द है और आप कार्य करने में असमर्थ हो रहे हैं, और मैं अगर आपसे कहूं आपके दोनों हाथ तो ठीक है, सर में तो दर्द हो रहा है, बाकी शरीर तो ठीक है, काम क्यों नहीं करते? तो क्या आपका सर दर्द आपके पूरे शरीर को प्रभावित नहीं करता? आपके पेट में दर्द है तो क्या आपका पूरा शरीर प्रभावित नहीं होता? अगर इसी तरह से ये ज्योतिष विद्या के आधार पर कहा जाता है कि ऐसी परिस्थिति बनेगी, और वो अगर परिस्थिति बन रही है, तो क्या ये परिस्थितियां हम तक अपना असर लेकर नहीं आएगी? क्या ऐसा संभव है? क्या 2024 के अंदर ट्रंप की विजय वहां से कितने लोगों को पूरी दुनिया के अंदर विस्थापित कर रही है? कितने लोग हथकड़ी लगाए हुए भारत में दाखिल हुए हैं? अमेरिका का सैन्य प्लेन उनको लेकर आया है। कहां गई हमारे भारत सरकार के मोदी जी की वो छवि, वो नीति? उनके होते हुए ही 100 से ज्यादा लोग हथकड़ी पहने हुए 40 घंटे की यात्रा करते हुए भारत में आए हैं। ऐसा दुर्व्यवहार किनके होते हुए हुआ है?
अगर यही सरकार पूरे बहुमत के साथ होती तो अमेरिका की हिम्मत नहीं होती वो ऐसा कर लेता। ये मैं आपको वो आकलन दे रहा हूं कि जहां हमारी ताकत के अंदर कमी होती है तो दुनिया में उसका क्या प्रभाव होता है। जब पहले टेन्योर के अंदर मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए तो वही अमेरिका जो उनको वीजा नहीं दे रहा था रेड कारपेट बिछाता है उनके स्वागत के लिए। और जैसे ही बहुमत उनके हाथ से जाता है वही अमेरिका अब आंख दिखाता है, हमारे ही भारतीयों वापस भेजता है तो हथकड़ियां लगा करके भेजता है। आपको ये सब कुछ परिवर्तन नजर नहीं आएगा क्योंकि आपको तो लगता है खून के आंसू रुलाएगा, मतलब जैसे कोविड जैसा कुछ होगा, हर घर में लोग कैद हो जाएंगे, हम भी रोएंगे, हमें भी परेशानी आएगी, हमारे घर के लोग मर जाएंगे। अरे आपकी बुद्धि है ना, आपका आकलन है, लेकिन ज्योतिष विद्या इस संसार के लिए बनी है। इस संसार में कौन सा नियम लागू होने वाला है ये उसके ऊपर आधारित होती है। अगर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, आज की तारीख में उसकी कुंडली बन रही है, तो वही ग्रहों का कॉम्बिनेशन तो दुनिया के हर व्यक्ति की कुंडली में बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अमेरिका के अंदर कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है, उसकी कुंडली में ग्रहों की परिस्थिति अलग होगी, और अगर हम भारत में पैदा हो रहे हैं तो हमारी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति दूसरी होगी। क्या ग्रहण होगा तो पूरी धरती के लिए नहीं होगा? सूर्योदय हमारे लिए अलग अलग होता है, लेकिन उसी सूर्योदय से हम अपना दिन तय करते हैं, अपना समय तय करते हैं। हमारे समय के बीच में घंटों का फर्क होता है। हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि सब जगह एक साथ एक घड़ी में एक समय हो? लेकिन हम इसी सूर्य उदय के साथ अपना दिन शुरू करते हैं और अपनी घड़ी के समय को भी इसी सूर्य के उदय के साथ व्यवस्थित करते हैं। अरे हमारा समय भी जब इन सूर्य, इन तारों, इन ग्रहों के अधीन है, हमारा दिन भी, हमारा पक्ष भी, सब कुछ इन ग्रहों के अधीन है, तो आप सोचिए कि इस पूरे विज्ञान को समझने के लिए क्या आपको वो पात्रता नहीं चाहिए? अगर वो पात्रता नहीं है, आप सनातन को नहीं जानते हैं, सनातन विज्ञान को नहीं जानते हैं, ज्योतिष के रहस्य को नहीं जानते हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी ही नहीं। फिर आप ऐसी ही व्याख्या करेंगे, अरे चंद्रमा पर गए थे पानी ढूंढने, नारियल लेके जाते, जहां नारियल हिलता वहां देखते जमीन में पानी है। क्योंकि आपकी बुद्धि इसी तरह से काम करती है। क्योंकि भाई हम तो अपने खेत में जब पानी ढूंढते हैं ना तो किसी को बुलाते हैं, वो नारियल लेके खेत में घूमते हैं, जहां नारियल हिलने लगता है हम समझ जाते हैं वहीं पर पानी है, वहीं हम खुदवाते हैं, पानी निकल जाता है। आपका विज्ञान इस तरह का है। लेकिन मैं सनातन ज्योतिष की जब बात करता हूं तो बिना तथ्यों के बात नहीं करता। जो परिणाम घटित होंगे वो पूरे विश्व के लिए होंगे। मैंने अगर कहा कि 2024 का साल हमें खून के आंसू रुलाएगा तो हम का मतलब खाली हमसे नहीं है, भारतवासियों से नहीं है। मैं ये भी कह सकता था कि 2024 का साल भारत के लोगों को खून के आंसू रुलाएगा। हम का मतलब होता है हम मतलब मनुष्य, मनुष्य मतलब 800 करोड़ लोग। क्योंकि ईश्वर के लिए हम मनुष्य की कोई दूसरी जाति है ही नहीं। हम मनुष्यों को ईश्वर एक ही जाति से देखता है और वो है मनुष्य। यानी हम ईश्वर के लिए मनुष्य हैं। उसके लिए अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी, रशियन, जर्मन ये अलग अलग नहीं है। वो इस धरती पर जब कोई कार्य करता है तो हम मनुष्यों के लिए करता है, वो सीमाओं में बंद कर कार्य नहीं करता। इसीलिए ज्योतिष का विज्ञान जब इस धरती पर एप्लीकेबल होता है तो वो तीनों तरह से लागू होता है। वनस्पति पर भी लागू होता है, जीव जंतुओं पर भी लागू होता है, और हम मनुष्यों पर भी लागू होता है। इसीलिए बात की गंभीरता को समझिए। ये वीडियो बनाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये व्यूज़ का सब्जेक्ट नहीं है कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपके व्यूज़ मुझे मिले। अगर मुझे व्यूज़ चाहिए तो मैं पेड प्रमोशन भी कर सकता हूं। मैं अपने वीडियो में कह भी सकता हूं मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। मैंने कभी अपने वीडियो में बात नहीं कही क्योंकि मेरा काम आपको सच से अवगत कराना है। आपको अच्छा लगेगा आप मेरे चैनल पर आएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तब भी आएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को अंदर से बेचैनी होती कि आज
सनातन ऋषि ने क्या कहा, जरा सुने तो सही। चाहे वो नकारात्मक भाव से आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी वो बात उनके भीतर हृदय पर पहुंचकर चोट जरूर करती है। इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कीजिए, अच्छा ना लगे मत देखिए। चैनल को सब्सक्राइब किया है अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो देखना बंद कर दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा काम जो है, जो ईश्वर मुझे प्रेरणा देकर मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरा ध्येय, मेरा ध्यान और मेरा पुरुषार्थ केवल उस तरफ है कि मुझे अपना कार्य ईमानदारी से करना है। मेरा कार्य आपके प्रतिफल का मोहताज नहीं है कि आप क्या कहेंगे और उसके आधार पर मैं अपना रास्ता तय करूं। नहीं तो मैं भी वही करता, गूगल पर सर्च करता, ट्रेंडिंग वीडियो क्या है, उस पर फिर कुछ लिपा पोती करके इधर उधर की बात करके वीडियो बनाता, व्यूज़ लेता, चैनल में लाखों सब्सक्राइबर्स होते, यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम आ जाती। मैं इन चीज़ों के लिए वीडियो न पहले कभी बनाया मैंने, न आगे कभी बनाऊंगा। सच की बात सच के साथ, सच के शब्दों में आपके सामने रखता हूं। समझ आए अच्छी बात है, ना समझ आए तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपको वो विवेक दे जो आपको इस सत्य को समझने की ताकत दे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।